नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि पीसीएस चैनल की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम राज्य में पिछले हफ्ते की जो जरूरी घटनाएं रही हैं, जो खबरें रही हैं, उन खबरों को सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और ये खबरें, ये सवाल जो हैं वो आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित लाडली बहना सेनाओं में बड़े ग्रामों में कितने सदस्य शामिल होंगे। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 41 या फिर ऑप्शन डी 51। तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो लाडली बहना सेनाएं बनाने का जो घोषणा की गई है, उस घोषणा के तहत जो राज्य के बड़े गांव हैं, उन गांवों में, इन सेनाओं में 21 मेंबर शामिल होंगे। अब इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के जो धार जिला है, उस धार जिले में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम था लाडली बहना महासम्मेलन। इस सम्मेलन के दौरान मुख्य तौर पर राज्य की सरकार द्वारा जो लाडली बहना योजना शुरू की गई थी, उस योजना पर चर्चा की जा रही थी। और इसी चर्चा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी गांवों में इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सेनाओं का गठन किया जाएगा। इन सेनाओं का नाम होगा लाडली बहना सेना। अब बड़े गांवों के लिए अलग सेना बनेगी और छोटे गांवों के लिए अलग सेना बनेगी। और इसी के तहत ये भी कहा गया कि जो बड़े गांव होंगे, जो बड़े ग्राम होंगे, उसमें जो सेनाएं बनाई जाएंगी, उन सेनाओं में कुल 21 सदस्य शामिल होंगे। और जो छोटे गांव होंगे, उन छोटे गांवों में बनने वाली सेनाओं में कुल 11 सदस्य शामिल होंगे। तो ये तो सेनाओं की बात हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये सेनाएं करेंगी क्या। तो हमने पहले ही बात की कि इन सेनाओं का प्राथमिक कार्य यही होगा कि ग्रामीण स्तर पर जो लाडली बहना योजना है, उस योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार इस तरह की सेनाओं को बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये तो सेनाओं की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्रदेश की कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी गई है। ये योजना किसको लक्षित करती है, किसको टारगेट करती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए युवाओं को, ऑप्शन बी महिलाओं को, ऑप्शन सी अविवाहित बालिकाओं को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि ये जो सीखो कमाओ योजना है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये योजना युवाओं को टारगेट करने की कोशिश करती है। खासतौर पर बेरोजगार युवाओं को टारगेट करने का प्रयास करती है। इस पर विस्तार से बात करें तो राज्य की सरकार द्वारा राज्य में जो तमाम बेरोजगार युवा मौजूद हैं, उन युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए और उन युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। एक नई योजना को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसे आप युवा कौशल कमाई योजना के नाम से भी बोला सकते हैं। ये भी इसका एक नाम है। तो इस योजना के तहत होगा क्या। तो इस योजना के तहत राज्य में जो तमाम बेरोजगार लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल सका, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने 12वीं तक पढ़ाई की है, किसी ने ITI किया है, कोई ग्रेजुएट है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है, और इन तमाम डिग्रियों के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति रोजगार नहीं प्राप्त कर सका है, तो उसको रोजगार प्राप्त करने में मदद की जाएगी, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस प्रशिक्षण की अवधि के दौरान भी राज्य सरकार उस व्यक्ति को कुछ स्टाइपेंड देगी, कुछ पैसे देगी। ये जो पैसे होंगे वो तकरीबन 8 से 10,000 रुपए के आसपास होंगे। तो ये इस पूरी योजना का रूपरेखा हुई। अब इसके अलावा राज्य सरकार ने इस योजना के तहत तकरीबन 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि अगर योजना के तहत और ज्यादा युवा शामिल होते हैं तो उन ज्यादा युवाओं को भी योजना में अब्सॉर्ब करने की कोशिश की जाएगी। तो ये इस योजना की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्रदेश की MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने कौन से जिले में 1000वां ट्रांसफार्मर स्थापित करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मुरैना, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी भिंड, या फिर ऑप्शन डी हरदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरदा जिले में 1000वां ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। और ये ट्रांसफार्मर इस कंपनी के लिए, MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो हमने एक बात की कि 1000वां ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया हरदा जिले में। इस ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो हरदा जिले के में पहले से ही 132 kV सब स्टेशन मौजूद था,
जहां पर 63 MVA क्षमता का एक पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया और इसके माध्यम से जाहिर तौर पर राज्य का जो हरदा जिला है वहां पर बिजली को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और राज्य के लोगों को, खासतौर पर हरदा जिले के लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहां से गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है, यानी गौ रक्षा जो सम्मेलन है, गौ रक्षा संकल्प जो सम्मेलन है, उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन सी भिंड या फिर ऑप्शन डी मुरैना। तो इसका सही जवाब है कि ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन मुख्य तौर पर भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस पर विस्तार से बात करते हैं तो मुख्य तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य भोपाल का जो लाल परेड ग्राउंड है वहां पर गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है और इसी सम्मेलन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी विकास खंडों के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई है। अब ये जो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस है, इन एम्बुलेंस में मुख्य तौर पर पशु चिकित्सक मौजूद होंगे और पशुओं की चिकित्सा के लिए तमाम सहायता उपकरण भी मौजूद होंगे, जिन उपकरणों के माध्यम से पशुओं की आसानी से सहायता की जा सकती है, उनको मेडिसिन दी जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई पशु मुश्किल में है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति 1962 नंबर पर, टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके जो अथॉरिटीज हैं उन्हें सूचित कर सकता है। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर है कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम किस वैज्ञानिक संस्थान से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करेंगे, पहले इस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि इस इंस्टीट्यूट में जो भी तमाम एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उन एक्सपेरिमेंट को मध्य प्रदेश के आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके, लोगों को उन प्रयोगों के बारे में जागरूक किया जा सके कि इस पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या किया जा रहा है। अब इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इस इंस्टीट्यूट को मुख्य तौर पर दिल्ली में 14 मई 1981 को गठित किया गया था और इसका मुख्यालय जो था वो दिल्ली में मौजूद था। इसके बाद इसके मुख्यालय को 1983 में भोपाल में ट्रांसफर कर दिया गया और 2007 में इस इंस्टीट्यूट का एक रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, इसके नए सिरे से इसका गठन किया गया था। इस इंस्टीट्यूट का प्राथमिक कार्य यही है कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी मटेरियल पर रिसर्च की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हालिया निर्णय के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 लाख, ऑप्शन बी 8 लाख, ऑप्शन सी 9 लाख या फिर ऑप्शन डी 10 लाख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पहले जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को, शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, उस छात्रवृत्ति की पहले जो सीमा होती थी वो 6 लाख हुआ करती थी। यानी कि अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख से ज्यादा है तो आपको इस तरह की छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। लेकिन अब राज्य की सरकार द्वारा इस आयु सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। यानी कि यदि आपके परिवार की वार्षिक आय अब 8 लाख रुपए भी है तो भी आपको जो अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति है जो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाती है, वो छात्रवृत्ति अब आपको प्राप्त होगी। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली खबर पर बात करते हैं। हमारी अगली खबर है कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार को, मध्य प्रदेश राज्य को इस पूरे पुरस्कार में, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि अपने आप में मध्य प्रदेश की सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है। क्योंकि ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार मुख्य तौर पर उस एंटिटी को दिया जाता है जो कि जल के संरक्षण के लिए, जल संसाधन के संरक्षण के लिए बहुत विशेष काम करते हैं। पुरस्कार कौन देता है? तो पुरस्कार जो दिया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा
जल शक्ति मंत्रालय के तहत दिया जाता है। और पुरस्कार जो है वो जल संसाधन के लिए दिया जाता है, नदी विकास के लिए दिया जाता है, गंगा संरक्षण के लिए दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 2022 में पुरस्कार का चौथा संस्करण दिया गया था और इस चौथे संस्करण को 11 कैटेगरीज में दिया गया था। तो इसमें से एक कैटेगरी थी वो राज्यों की थी, सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी थी, जिसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई, इन पूरी तमाम खबरों की बात हुई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन खबरों, जिन बिंदुओं, जिन सवालों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।